दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर स्टेनो क्लासेस में। आज हम मेवाड़ बुक डिक्टेशन संकलन की डिक्टेशन क्रमांक 17 और 18 बोलने जा रहे हैं। तो डिक्टेशन स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। तो इस डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन व समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने जहां गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता इत्यादि गंभीर समस्याएं विद्यमान हैं, तब वह इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजती है। जब संसद इन गंभीर समस्याओं पर समाधान के लिए कोई कानून कदम उठाती है तो और न्यायपालिका को मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों की वजह से अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस तरह के न्यायिक निर्णय देश की आर्थिक सामाजिक विकास की में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं। पैरा हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचन निकाय, संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं के प्रतिबिंब करते हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। यह प्रश्न उठता है कि जब जनता जन आकांक्षाओं के प्रतिबिंब करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जन आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार देती है, तथा क्या न्यायपालिका की इस पुनर्वलोकन शक्ति से जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? क्या ऐसा करने से उस अधिकार है उस क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति के ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है, अथवा न्यायपालिका जब सारी शक्तियां जनता में निहित हैं, तब न्यायिक शक्ति जनशक्ति के ऊपर कैसे हो सकती है? निसंदेह हमारे संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में संसद जो कि जन निर्वाचन निकाय के की उनकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौण है। पैरा रक्षा मंत्री श्री यादव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दृष्टि में हुई सहमति की व्यावहारिक रूप देने के लिए अधिकारी एक उच्च स्तरीय दल अगले माह मॉस्को जाने वाला है। यह बात उन्होंने रूस की 5 दिवसीय यात्रा से वापस लौटने के बाद आज यहाँ प्रेस वार्ता में कही थी कि रूस ने भारत की आधुनिक रक्षा सामग्री और उपकरणों देने की पेशकश की है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। अब हमें केवल यह तय करना है कि उनसे क्या कुछ खरीदना चाहते हैं। इस संबंध में भारत रूस संयुक्त कार्यदल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अधिकारियों का दल अगले माह मॉस्को जाएगा और वही सौदे की खरीदारी के बारे में अंतिम रूप दे देगा। संवाददाताओं द्वारा उनसे बार बार पूछे जाने की
कि रूस से भारत क्या खरीदने वाला है, तो उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेनाओं के लिए जिन हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी, उन हथियारों को खरीदा जाएगा। जरूरतमंद शस्त्रों की आवश्यकता पूरी करने में संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। रूस के साथ संभावित सौदा के बारे में तरह-तरह के प्रश्न का उत्तर रक्षा सौदा देते हुए कहा कि यात्रा सौदे के लिए नहीं की जाती है, बल्कि नीतियों को अंतिम रूप देने के लिए होती है। और यह काम उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान किया है। इसके तहत हमने आपसी सैन्य तकनीकी सहयोग सन 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सैन्य आपूर्ति, तकनीकी सहयोग, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग शामिल है। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिक्टेशन जो कि 100 वर्ड पर मिनट थी। आप ट्रांसलेट कीजिए, इसको लिखिए और अच्छे से अपनी गति को और स्पीड में लाइए, जिससे आप कम से कम 120 की गति से लिखिए, जिससे आपको 100 वर्ड पर मिनट लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।